हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये चैप्टर हमारा केमिस्ट्री के पोर्शन में आ जाता है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें मिले हुए हैं, हमें नेचर ने हमें गिफ्ट दिए हैं, वो सारे रिसोर्सेज हैं कोल एंड पेट्रोलियम। तो अगर हम अपनी जो डेली लाइफ में रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, अगर हम उनको क्लासिफाई करें तो रिसोर्सेज हमारे दो तरह के हैं जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं। पहला जो है नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल जो हमें नेचर ने दिए हुए हैं। दूसरे हैं मैन मेड रिसोर्सेज जो इंसान ने खुद से बनाए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए एंड जितने भी हमारी कंफर्ट वाली चीज़ें हैं वो सारी हमारी मैन मेड रिसोर्सेज में आ गए, होम्स लाइक दीज। और नेचुरल रिसोर्सेज फर्दर दो, अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो इसमें आ जाते हैं सन, एयर, फॉरेस्ट्स लाइक दी। अब नेचुरल रिसोर्सेज दो कैटेगरीज में फिर से क्लासिफाइड हो जाते हैं। द फर्स्ट वन इज नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब इनमें जो होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और ह्यूमन उसका जितना यूज़ करें वो कर सकते हैं। वो रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे हमारा सन, एयर, तो इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं सन, एयर। सन में सन लाइट आ जाती है एंड विंड, हवा हमेशा चलती रहेगी, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। वही दूसरी जो कैटेगरी आ जाती है वो है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब इसके जो एग्जाम्पल आ जाते हैं, एग्जॉस्टिबल का मतलब जो लिमिटेड क्वांटिटी में है और अगर ह्यूमन उसका कंटिन्यू यूज़ करते रहें तो वो बहुत जल्दी नेचर में से ख़त्म हो जाएंगी, तो उन्हीं को हम एग्जॉस्टिबल बोलते हैं। अब इसमें आ गए जैसे फॉरेस्ट्स। अगर हम फॉरेस्ट को काटते रहेंगे या फिर उनकी लकड़ियों के लिए हम फॉरेस्ट को जलाते रहेंगे या काटते रहेंगे तो फॉरेस्ट कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आपको पता हो तो फॉरेस्ट को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, तो वापस से उसी क्वांटिटी में उन्हीं एरियाज़ में फॉरेस्ट को लाना एक मुश्किल काम हो जाता है। सेकंड होगा जैसे हमारे कोल, पेट्रोलियम। हमने आजकल हम बहुत सुनते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करनी चाहिए, वरना हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। तो उनका मतलब यही है, क्योंकि अगर हम इनका लगातार यूज़ करते रहेंगे तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ख़त्म हो जाएंगे कुछ ही समय में, और इनको वापस से उसी क्वांटिटी में लाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। बिकॉज़ ये जो दोनों चीज़ें ये डेड एनिमल से मिलती हैं और डेड एनिमल्स का प्रोडक्ट होती हैं, और ये सारी ही चीज़ें मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बनी थी। तो वही चीज़ें हैं जो आज तक चल रही हैं, और अगर हम इनका लगातार यूज़ करते रहेंगे तो ये कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएंगी। तो ये हो गए एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर में हमें बेसिकली इन दो चीज़ों पे मेन फोकस रहेगा हमारा, कोल एंड पेट्रोलियम, इनके बारे में कि कैसे मिलते हैं, इनको हम कैसे साफ़ करते हैं, अलग प्रोडक्ट्स हम इनके जो भी बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग करते हैं और इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनके यूजेस क्या हैं, ये सारी ही चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो वन बाय वन हम इसको करते चलते हैं। एक हमारा टर्म आता है फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं आज ही। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल्स मतलब फॉसिल से मिलने वाला, मतलब जो अवशेष होते हैं बहुत ही पहले मरे हुए एनिमल्स के, उनसे मिलने वाला जो फ्यूल, उनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। जैसे बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जब मान लीजिए ये कोई भी एक लेयर है हमारी सैंड की, अगर इसमें कोई भी एनिमल या फिर कोई भी डेड प्लांट यहाँ पर है और टाइम के साथ साथ इस पे
धूल मिट्टी की और परत जो है वो बनने लगती है और धीरे धीरे ये एनिमल नीचे दब जाता है। और ये हम मान रहे हैं मिलियन ईयर्स अगो का एक सिनेरियो। और अगर हम आज के समय में देखें, प्रेजेंट टाइम में, तो हम इन्हीं से ही, ये जो डेड एनिमल्स या प्लांट हैं, इन्हीं से ही मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। और उसमें कोल एंड पेट्रोलियम दोनों ही हैं। कोल की अगर हम बात करें तो ये हमारे प्लांट से मिलता है और इसी को ही हम आगे समझेंगे। तो फॉसल फ्यूल क्या होता है, उसका मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। हम समझते हैं कोल को। कोल मतलब जो आप सबने अपने घरों में कोयला देखा ही होता है, विच इज कोल। अपने घरों में कोयला देखा ही होता है, विच इज़ लाइक इरेगुलर पीस ऑफ मास। इरेगुलर पीस ऑफ मास जो ब्लैक कलर का होता है। तो अब हम देखते हैं इसकी ओरिजिन कैसे हुई। तो लगभग 300 मिलियन ईयर्स अगो या फिर उसी टाइम के आसपास 300 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पर जब डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल, मतलब वहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ही पास और डेंस क्वांटिटी में थे और बहुत ही लार्ज स्केल पे फैले हुए। नेचुरल प्रोसेस की वजह से जैसे फ्लडिंग हो गई और जब पेड़ टूट जाते थे उस फ्लड में, तो उनके ऊपर धीरे धीरे इस टाइम पीरियड में लेयर्स चढ़ने लगी धूल मिट्टी की, सॉइल की। तो जब फ्लडिंग हुई या फिर कोई भी ऐसी नेचुरल प्रोसेस हुई तो वो धीरे धीरे नीचे दबने लगे उस मिट्टी के नीचे। अब उस समय पर वहाँ पर हो गया हाई प्रेशर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लेयर्स आ चुकी थी और धीरे धीरे वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो इन कंडीशन में हाई टेम्परेचर, अब इन कंडीशंस में जो प्लांट्स होते थे वो ज़्यादा डीके भी नहीं करते थे माइक्रोब्स की वजह से। तो वो धीरे धीरे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से एक वहाँ पर प्रोसेस चली और जो प्लांट्स थे वो एक कन्वर्ट होने लगे कोल में। अगर आप देखेंगे तो कोल बिल्कुल पत्थर जैसा होता है, जैसे पत्थर हो, बहुत ही टाइट होता है। तो धीरे धीरे वो कोल में कन्वर्ट होने लगे और इसी कोल को हम आज के समय में यूज़ कर रहे हैं जो इतने सालों पहले बना था। तो इसलिए अगर हमें अपनी आगे वाली जनरेशन्स के लिए चीज़ें बचानी है तो हमें अब इन सब चीज़ों का यूज़ जो है वो कंट्रोल में करना चाहिए। और ये हो गई पूरी कोल बनने की प्रोसेस, कैसे हमारा कोल बना। और अब हम देखते हैं इनके यूजेस क्या हैं। यूजेस मतलब हम कोल को कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम अपने ही घरों की बात करें या अपने आसपास के घरों में देखें तो जो कोल होता है वो किन किन कामों में यूज़ होता है। खाना बनाने के लिए भी लोग इसको यूज़ करते हैं और जहाँ पर इंजन्स होते हैं वहाँ पर यूज़ होता है। तो हम इसको वन बाय वन लिख लेते हैं। लाइक फॉर कुकिंग फूड और दूसरा थर्मल पावर प्लांट्स में थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और हीट इंजन्स में यूज़ होते थे, जो ट्रेन के इंजन्स होते हैं उनमें हीट इंजन। कुछ इसके यूजेस हो गए। और ये जो पूरी प्रोसेस यहाँ पर मेंशन हुई है, प्लांट्स का कोल में कन्वर्ट होना, ये पूरी प्रोसेस के बाद इसी को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। और अगर हम कोल को बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एयर के प्रेजेंस में, कोयले को अगर हम बर्न करेंगे एयर के प्रेजेंस में, तो जो हमारा मेन बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है CO2 गैस। तो ये ऊपर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है। अब हम इनके कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं जो इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं।
फर्स्ट वन इज लाइक कोक, कोल तार, एंड द थर्ड इज कोल गैस। अब हम इन सब को भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं और फिर हमारा कोल वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। कोक समझ लेते हैं। कोक जो है वो लाइक ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कोल। आप इसको प्योरेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। जो कोल प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल होता है उसको हम कोक बोलते हैं। ये टफ होता है, पोरस होता है, मतलब कि इसमें पोर्स होते हैं। अगर ये एक पीस है तो इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, एंड इट इज़ ब्लैक इन कलर। ये तो सबको पता ही होता है। अब इसका जो मेन यूज़ है, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील के मैन्युफैक्चर में ये कैसे काम आता है? जो स्टील होती है वो आयरन से बनती है और आयरन में इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज़ को जो कोक होता है वो रिमूव कर लेता है और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो स्टील होता है। तो मतलब ये जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हटाने का काम करता है। एंड द सेकेंड यूज़ इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स को उनकी ओर्स में से, ओर मतलब कोई भी ऐसा मिनरल, कोई भी ऐसी रॉक ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, कोई भी ऐसी रॉक जिससे हम कोई भी मेटल बहुत ही अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सकें, कम खर्चा लगा के लार्ज क्वांटिटी में हमें एक्सट्रैक्ट कर सकें उस मेटल को, हम उसको ओर कहते हैं। तो ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हमारा जो कोक है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट इज कोल तार। ये जब रोड्स बनते हैं तो हमने देखा ही होता है, ये जो होता है वो थिक लिक्विड के रूप फॉर्म में होता है, अगेन ब्लैक इन कलर, और अनप्लेजेंट ओडर होती है, मतलब अच्छी नहीं होती इसकी ओडर, अनप्लेजेंट ओडर। अब ये जो कोल तार होता है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। कुछ 200 सब्सटेंसेस मिलते हैं तो वो जो कहलाता है उसी को हम कोल तार कहते हैं। और फिर इनसे हम अलग अलग मटेरियल्स निकालते हैं, प्रोडक्ट्स निकालते हैं। तो जो कोल तार का जो भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए इसका एक प्रोडक्ट है पी। अब ये प्रोडक्ट वेरियस इंडस्ट्रीज़ में स्टार्टिंग मटेरियल की तरह काम करता है, स्टार्टिंग मटेरियल। इस पी प्रोडक्ट को यूज़ करके हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स एनसीईआरटी में भी, कुछ इंडस्ट्रीज़ एनसीईआरटी में मेंशन है जिसमें हम कोल तार के प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। तो हम उनको भी लिख लेते हैं एक बार। सिंथेटिक डाइज, सिंथेटिक डाइज मतलब जितने भी कलर डाइज जो कलर इम्पार्ट करती हैं किसी भी सब्सटेंस पे, सिंथेटिक जो मैन मेड है। फिर परफ्यूम्स की इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, एक्सप्लोसिव्स, पेंट्स, photographic materials, and roofing materials
मटेरियल्स, रूफिंग मतलब जो भी छत डालने के काम में आती है उसमें रूफिंग मटेरियल्स, ताकि कोई भी पानी की लीकेज की प्रॉब्लम नहीं हो। और जो हम नेपथलीन बॉल्स यूज़ करते हैं ना इंसेक्ट्स को रिपेल करने के लिए, नेपथलीन बॉल्स वो भी कोल तार से ही निकलती है, मतलब उसी के प्रोडक्ट से ही हम नेपथलीन बॉल्स को भी बनाते हैं। तो ये हो गया कोल तार के बारे में। लास्ट प्रोडक्ट जो है हमारा कोल से मिलता है दैट इज़ कोल गैस। कोल गैस कब निकलती है? जब हम कोल को कोक में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ गैसेस निकलती हैं, उसी को हम कोल गैस बोलते हैं। तो कोल गैस का यूज़ क्या होता है? जो फर्स्ट टाइम कोल गैस यूज़ हुई थी वो एज अ स्ट्रीट लाइटनिंग की तरह, स्ट्रीट लाइटनिंग इन लंदन 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। तो ये उसका यूज़ हुआ था, मतलब लाइट प्रोड्यूस करने के काम में आती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये इसका जो मेन यूज़ है वो हीट को प्रोड्यूस करने के लिए होता है, लाइट को नहीं। ये गर्मी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम उसको हीट प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं कोल गैस को।